जय हिंद दोस्तों। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र थे। ये बचपन से ही अपने पिता शिवाजी जैसे वीर योद्धा थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आज भी इनकी वीरता की कहानियां पढ़ी और सुनाई जाती हैं। माँ जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माँ थी, यानी इनकी दादी माँ, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। संस्कृत में विद्वान, पुर्तगालियों की भाषा सीख गए थे, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा। ये इतने विद्वान थे कि 13 भाषाएं सीख चुके थे। यहाँ तक कि सिर्फ 13 साल की उम्र में ही पढ़ने के साथ साथ कई शास्त्र भी लिख चुके थे। संभाजी महाराज गणेश जी का बहुत अच्छा गुणगान करते थे। हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, तीर अंदाजी, बॉडी बिल्डिंग, इन सब में बहुत पावरफुल थे। कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में निपुण हो जाता है उससे शस्त्र नहीं उठता, और जो शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ने में निपुण नहीं हो पाता। लेकिन संभाजी महाराज दोनों में निपुण थे। शास्त्र पढ़ते भी थे, शास्त्र लिखते भी थे। इनके अंदर बुद्धि और बल दोनों ही था। 60 किलो की तो इनकी तलवार थी। 13 साल की उम्र में इन्होंने पहला युद्ध रामनगर का जीता। जब ये छोटे थे तो चाहते थे कि पिताजी इनके साथ कुछ समय बिताएं, लेकिन इनके पिताजी मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे। एक बार इनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज इनसे कहते हैं, मैं आगरा जा रहा हूँ मुगल शासक औरंगजेब से मिलने, तुम भी मेरे साथ चलो। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। ये अपने पिताजी के साथ घोड़े पर बैठकर 1250 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पहुंच गए आगरा। जब ये आगरा पहुंचे तो सब इनकी साहस को देखकर हैरान हो गए। सोचने लगे कितना छोटा सा बच्चा इतना दूर से आया है। इसके बाद जब ये औरंगजेब के दरबार में गए तो औरंगजेब ने क्या किया, पहले तो इनकी बेइज्जती किया और उसके बाद इनको बंदी बना लिया, इनको कारागार में डाल दिया। संभाजी महाराज छोटे से बच्चे थे पर घबराए नहीं। ये बुद्धिमान इतने थे कि वहीं पर बैठकर सोचने लगे कि कैसे निकलो, पिताजी को कैसे बाहर निकालूं। इन्होंने दिमाग लगाया। पहले तो जेल से पिताजी को बाहर निकाले, फिर कुछ दिनों बाद खुद ही बाहर आ गए और पहुंच गए रायगढ़। इसके बाद 10 साल की उम्र में इनको महाराजा आमेर के पास भेज दिया गया ताकि वहाँ पर ये पॉलिटिक्स, अलायंस और रणनीति सीख सके। ये चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते थे। हर सफल राजा के पीछे कोई न कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर होता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पास आचार्य चाणक्य थे जिन्होंने धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया, जो अपने ज्ञान के माध्यम से संभाजी के विचारों को, उनके सोचने की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। इधर इनके पिताजी युद्ध लड़ने में बिजी थे और संभाजी 19 साल की उम्र से ही अपने पिताजी के पीछे से अपने रायगढ़ के किलों को संभालना शुरू कर दिए। जब ये 23 साल के हुए तो 1681 में इनके पिता वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। इसके बाद औरंगजेब इनको बार बार परेशान करने लगा। इनके पास धन की कमी तो थी ही, तो इन्होंने सोचा औरंगाबाद यानी आज का जो छत्रपति संभाजी नगर है वहाँ पर औरंगजेब का सबसे बड़ा किला था। इन्होंने सोचा क्यों ना इस किले पर हमला करके इसको जीत लिया जाए। औरंगजेब की सेना को एक ही बार में वहाँ से उखाड़ फेंकूं, इससे हमारा डबल फायदा होगा। एक तो हमारा धन बढ़ेगा और दूसरा किले को जीत लेंगे। इसके बाद इन्होंने किले पर हमला कर दिया और जीत गए। औरंगजेब इस किले की हार से एकदम से हैरान हो गया, बहुत चक्का हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक 23 साल का छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है। इसके बाद औरंगजेब बौखला गया। उसने अपने सबसे बड़े सेनापति हुसैन अली खान को बुलाया। औरंगजेब ने कहा 20,000 हाथी घोड़े और पैदल सैनिकों को लेकर जाओ, संभाजी को खत्म कर दो। हुसैन अली खान ने बोला मैं 2 दिनों के अंदर उसको खत्म कर दूंगा। इधर संभाजी महाराज और मराठा सैनिक युद्ध के लिए तैयार ही बैठे थे। हुसैन अली खान 1 साल तक संभाजी और उनकी सेना से लड़ता रहा, लेकिन उनका कुछ उखाड़ नहीं पाया। औरंगजेब हार मान अपने सेनापति को वापस बुला लिया। इसके बाद औरंगजेब 1680, 1681, 1682 में कई बार अटैक करवाया, लेकिन एक बार भी वो जीत नहीं पाया। आज तक पूरे इतिहास में शायद हमारे देश में, भारत में छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेले ऐसे योद्धा रहे होंगे जिन्होंने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन एक भी नहीं हारे। औरंगजेब ने सोचा नॉर्थ ईस्ट तो पूरा मैं जीत ही चुका हूँ, बस डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन यानी उस समय का जो साउथ भारत था, अहमदनगर से नीचे लेकर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, आज का महाराष्ट्र मिलाकर जितना भी दिखता है, उसने सोचा बस किसी तरह इसको जीत लूं, पूरे भारत पर मेरा फतह हो जाएगा। इसके बाद औरंगजेब जैसे ही महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने लगा, उसने गोवा में पुर्तगालियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहा ताकि समुद्री रास्ते से उसको एक और सपोर्ट मिल सके। अगर औरंगजेब को समुद्र के रास्ते मिडिल ईस्ट से एनिमेशन और कोई अन्य सामान लाना हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो। औरंगजेब बहुत ही चालाक था। उसने सोचा नॉर्थ ईस्ट से भी सपोर्ट लूंगा, पुर्तगालियों को अपने साथ रखूंगा, साउथ से भी सपोर्ट लूंगा, तीनों चारों तरफ से घेर कर संभाजी को खत्म कर दूंगा। ये तो छोटा सा बच्चा है। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज को पता चला कि पुर्तगाली औरंगजेब से मिल गए हैं, उन्होंने पुर्तगालियों को दौड़ा दौड़ा के मारा, भगा भगा के मारा, उनको वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया। संभाजी वहाँ से वापस आए और फिर लड़ने की तैयारी करने लगे। औरंगजेब बार बार इनसे युद्ध करता, हार जाता, फिर लड़ता, फिर हार जाता। संभाजी महाराज औरंगजेब को 9 साल तक अपने पीछे गोल गोल घुमाते रहे। औरंगजेब की 8 लाख की सेना और संभाजी महाराज की 20,000 की सेना, इसके बावजूद भी औरंगजेब कभी संभाजी को हरा
नहीं पाया। संभाजी औरंगजेब को अपने पीछे इस तरह से घुमाते रहे कि उसका सपना था पूरे भारत को जीतने का, लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया। वो कभी भी भारत को जीत नहीं पाया। इसके बावजूद भी औरंगजेब कहाँ रुकने वाला था। उसने नई नई तरकीब लगाना शुरू किया। वो मैसूर के राजा के पास गया और उनको अपने साथ मिला लिया। पुर्तगालियों को फिर से अपने साथ जोड़ना शुरू किया। मराठाओं को घेरने के लिए चारों तरफ से चाल चला और इधर संभाजी पूरे देश भर के हिंदू राजाओं को जगाना शुरू कर दिए। इनके पास सेना की कमी तो था ही, धन की भी कमी थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने इलाके जितने भी मोची थे, दर्जी थे, इन सबको इकट्ठा करना शुरू किया और बोला आओ पेड़ से रबड़ का कपड़ा बनाओ और पेड़ की छालों को निकालकर उसका तीर बनाओ। रबड़ के कपड़े को तीर के सामने लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ और दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलेगा नहीं और तेल में आग लगाकर तीर को छोड़ो। जैसे ही तीर निशाने पर जाके लगेगा, उसमें लगा बारूद विस्फोट कर जाएगा और भयंकर तबाही मचाएगा। संभाजी नए नए इनोवेशन लेकर आते थे, जिसको देखकर औरंगजेब अचंभित हो जाता था, भयभीत हो जाता था। एक बार क्या हुआ, चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था, वो औरंगजेब से जाकर मिल गया। जब ये बात संभाजी को पता चला, ये उसके पास गए और बोले अगर एक ने भी औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में उसका साथ दिया तो उखाड़ कर फेंक दूंगा, सबकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सबको। मराठा हूँ मैं, अपने देश के लिए जीता हूँ। इसके बाद संभाजी महाराज पुर्तगालियों के पास गए, उसको ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिए। इनके खिलाफ जो भी सर उठाता था उसको खत्म कर देते थे। अब औरंगजेब को इतना तो समझ आ गया था कि इस लड़के को यानी संभाजी को हरा नहीं सकते, इसको किसी भी तरीके से मार नहीं सकते। औरंगजेब ने सोचा इनको युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में तो हराया नहीं जा सकता, क्यों ना इनको धोखे से हराया जाए। उसने एक चाल चली। उसको पता चला कि संभाजी महाराज के जो साले हैं, उनकी वाइफ का भाई उसको वेतनदारी देने से मना कर दिया। ये बात औरंगजेब को पता चल गया। इसके बाद औरंगजेब ने इनके साले को अपने साथ मिला लिया। उनके साले ने सारा भेद बता दिया। उसने कहा संभाजी और उनके पार्टनर कवि कलश एक गुप्त मीटिंग के लिए जा रहे हैं। उसने औरंगजेब के सेनापति को बताया कि इस गुप्त रास्ते से जाओ और इनको पकड़ लो। औरंगजेब का सेनापति 2000 की सेना लेकर पहुंच गया। निहत्थे संभाजी और उनके पार्टनर को पकड़ लिया। औरंगजेब की 8 लाख की सेना कभी उनको हरा नहीं पाई, लेकिन इनको 2000 की सेना ने हरा दिया। क्यों? इनको धोखा दिया गया, अपना ही परिवार धोखेबाज निकला। औरंगजेब कभी संभाजी को हरा नहीं पाया था, इसलिए अंदर से पूरी तरह खुन्नस में था। उसने संभाजी महाराज उनके पार्टनर को ऊंट पर उल्टा लटकवा दिया और पूरे शहर में घुमाया। बहुत मारा पीटा, लोगों से बोला इनको पत्थर से मारो। उसके बाद इनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इनसे पूछा मैं तुमसे 3 प्रश्न करूंगा, अगर तुम मान गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बोला मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, जो सोना गहना लूटा है, छुपाया है, उसको मेरे हवाले कर दो। किसने तुम्हारी मदद की उसका नाम बता दो। और तीसरा प्रश्न, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये तीनों बातें मान जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे साथ रहोगे तो मैं और भी ताकतवर बना दूंगा। इतना सुनने के बाद संभाजी महाराज शेर की तरह दहाड़े। उनके आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। उन्होंने कहा मराठाओं की जमीन तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा। चाहे तुम मुझे 1000 बार मारो, फिर जन्म लूंगा तो अपने ही धर्म में लूंगा। लेकिन औरंगजेब के सामने नहीं झुके। इसके बाद इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिए। इनका शरीर कमजोर होने लगा। औरंगजेब इतना हैवान था कि उसने इनका नाखून उखड़वा दिया, इनके आंखों में मिर्ची डाल दिया। औरंगजेब इंसानियत की सारी हदें पार करता गया। संभाजी महाराज की चीख पुकार सुनने के लिए उसने इनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दिया, लेकिन ये बिल्कुल शांत खड़े रहे। दर्द तो बहुत हुआ पर अपने मुख से कुछ नहीं बोले, सारा दर्द सहते रहे। इन्होंने ये नहीं बोला कि माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। इसके बाद एक एक करके इनकी उंगलियां काट दिया, पाँव काट दिया, हाथ काट दिया, बालों को उखाड़ दिया। इनका वो हाल किया कि सुनकर रूह कांप जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये खाल उतारने लगा। ये वहाँ बिल्कुल सुन खड़े रहे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। छत्रपति संभाजी महाराज सब कुछ सहते रहे, लेकिन औरंगजेब की बात नहीं माने। आखिरी में औरंगजेब बोला मैं तुम्हारे सामने हार मान गया। बोला मेरी 4 संतानों में से अगर तेरे जैसा मेरा एक भी बेटा होता ना संभाजी महाराज, मैं पूरे देश भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता, लेकिन मैं तेरे सामने हार मान गया। इसके बाद औरंगजेब बोला काट डालो इसे, इसके शरीर के छोटे टुकड़े करके नदी किनारे फेंक दो। इसके बाद जैसे ने मराठाओं ने इनके शरीर के टुकड़े को देखा, उठाकर लाए, उसको सिला और अंतिम संस्कार किया। मराठाओं के अंदर एक आग भड़क चुकी थी। सभी मराठा एक हो गए। कुछ सालों के बाद उसी दक्कन की भूमि पर औरंगजेब मारा गया। उसका सपना था पूरे भारत का सुल्तान बनने का। उसी दक्कन की भूमि पर औरंगजेब मारा गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रकर्मी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। गर्व है मुझे, मैंने ऐसे भूमि में जन्म लिया, ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।